नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 बहुत नज़दीक आते जा रहा है दोस्तों। 14 नवंबर को इसका एग्ज़ाम है, तो उससे संबंधित हमने बहुत ही शानदार मॉडल पेपर सीरीज चालू करी है। हम 2 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा मॉडल पेपर तीसरा है। जिन्होंने वो 2 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहाँ पर लिंक दे दिया है और वहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अंत तक सभी स्टूडेंट्स को बने रहना है और हर एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगर आप लोग ये मॉडल सभी मॉडल पेपर देख कर चले जाते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। अब मैं बिना देरी करे स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो। आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है। वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पहले प्रश्न का जवाब दें। इनमें से कौन से राज्य में सबसे अधिक तटरेखा है दोस्तों? सबसे लंबी अधिक तटरेखा है, जल्दी से बताएं। तमिलनाडु राज्य, केरल राज्य, गुजरात राज्य या राजस्थान राज्य? कौन सा राज्य है जिसकी दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ एग्जाम में है। तो वो राज्य है दोस्तों गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। जो भी बच्चे सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों। अब साथ में थोड़ा और ध्यान में रख लीजिए कि ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। ये तटरेखा गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, जो 1600 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये कितनी कितनी किलोमीटर लंबी है? 1600 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। और ये भी साथ में ध्यान रखिए, ये पूरी तरह से दोस्तों अरब सागर से घिरा हुआ है दोस्तों। और 41 यानी कि 41 बंदरगाहों को ये जोड़ता है दोस्तों। तो सी इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपके लिए ऐसे ही व्याख्यासित क्लास चलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। और किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, वहां पर आप रिप्लाई करें, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन, मालवा का पठार। जी हाँ दोस्तों, मालवा का पठार निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे फिर रिप्लाई करेंगे। राजस्थान, मुंबई, मध्य प्रदेश या गुजरात? क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स। मालवा का पठार निम्न में से मुंबई का भाग नहीं है दोस्तों, मुंबई का हिस्सा नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों। अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखें दोस्तों। अगर आप लोग पेशेंस के साथ पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अब थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आपको कंटिन्यू डेली मॉडल पेपर लगाने हैं दोस्तों। डेली आपको चैनल पर मॉडल पेपर मिलेंगे दोस्तों। 8 बजे जुड़ना है सभी बच्चों को। हिमालय के स्थान पर पहले कौन सा समुद्र था दोस्तों? पहले हिमालय के स्थान पर कौन सा समुद्र था? लाल सागर, अरब सागर, 33 सागर या मृत सागर? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स। हिमालय के स्थान पर पहले कौन सा समुद्र था दोस्तों? हिमालय के स्थान पर था दोस्तों 33 सागर। कौन सा? 33 सागर समुद्र था। जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है आपके सामने। कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है दोस्तों? जो कुल्लू घाटी है वो किसके बीच में स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल, लघु हिमालय और शिवालिक में, रंजोती और नाग टिब्बा में, लद्दाख और पीर पंजाल? कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें दोस्तों। अगर आप लोग किसी प्रश्न का कमेंट करते हैं तो उस क्वेश्चन का नाम लिखिए कि कौन से क्वेश्चन का आपने कमेंट किया है ना। तो कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? कुल्लू घाटी है दोस्तों धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में दोस्तों। अब दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश यानी एचपी हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। किस नदी के पास? तो आप लोग नदी भी ध्यान रखेंगे, व्यास नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? व्यास नदी के पास दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है दोस्तों। ये एग्जाम में सीधा का सीधा छपेगा दोस्तों। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था, इस वीडियो के अंदर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लिए लॉन्च किया गया शुभंकर क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे सभी मित्र। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर लॉन्च किया गया है? स्वामी, फेफी, फिनिक्स या फिर जूही? कमेंट करके बताएं दोस्तों।
वो शुभंकर है जूही। कौन सा शुभंकर है दोस्तों? जूही। किसने किसने लॉन्च करवाया दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत, किसने दोस्तों? हेमंत सोरेन ने दोस्तों, हेमंत सोरेन ने आवरण करवाया दोस्तों, इसका ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न छठा देखिए, बहुत ही शानदार साइंस से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। वनस्पति तेल और साबुन अनाज किस विटामिन से भरपूर है? मतलब कि इन तीनों में किस प्रकार का विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन डी? कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स, क्या सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए? वनस्पति तेल, साबुन, दोस्तों इनमें पाया जाता है विटामिन ई। किस प्रकार का विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ई, यानी कि सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है रीजनिंग से संबंधित दोस्तों, इजी सा है, सभी को आना चाहिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि कैट को कूट भाषा में 3120 यानी 3120 लिखा जाता है तो दिए गए नवीन को क्या लिखेंगे दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई करें सभी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हैं, जल्दी से रिप्लाई कर दें, क्या सही जवाब होगा? कैट को कूट भाषा में 3120 लिखा जाता है तो नवीन को क्या लिखेंगे दोस्तों? कमेंट करें दोस्तों। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो इसमें सी को क्या लिखा हुआ है? 3 दिया गया, और ए को क्या दिया गया है? 1, और टी को कहते हैं 20, इनकी वैल्यू है दोस्तों। उसी तरह एन का वैल्यू क्या होता है? 14, ये रहा 14, ए का 1, ये रहा, वी का 22, आई का 9 और 9 का 14, यानी कि हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन सही रहेगा, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, सभी ने आई थिंक क्रैक कर दिया होगा इस क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, मिक्स मसाला है दोस्तों, सभी को पूरा का पूरा मॉडल पेपर है दोस्तों। आप लोगों को पूरा वीडियो अंत तक वॉच करना है, अंत तक बने रहना है, और प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करके जाएंगे कि मेरे किस स्टूडेंट ने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों। आपके दोस्तों रेस्पॉन्स करने से क्या मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा दोस्तों। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है दोस्तों? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, कमेंट करें। प्रयाग को, मुंबई को, पंजाब को या मसूरी को? क्या सही जवाब होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं इस प्रश्न के लिए। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है दोस्तों? सभी बच्चे बताएं कमेंट करके। दोस्तों ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है प्रयागराज को दोस्तों। किसको कहा जाता है? प्रयागराज को दोस्तों। इसी प्रयागराज को पहले दोस्तों क्या कहा जाता था? इलाहाबाद। क्या कहा जाता दोस्तों? पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जानते थे, जिसे ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। यानी कि ए ऑप्शन वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। बी नहीं होगा दोस्तों, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ए ऑप्शन जो भी स्टूडेंट्स टिक कर रहे हैं इस प्रश्न के लिए वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगर आप लोगों को दोस्तों ये लगता है वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को करें लाइक, और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को कर दें शेयर दोस्तों। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आपको शेयर करनी शेयर कर दें इस वीडियो को। मॉडल पेपर तीसरा है दोस्तों, सभी को पता है आज हमारा मॉडल पेपर तीसरा है। हम 2 मॉडल पेपर कर चुके हैं, जिन्होंने 2 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं उसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आप जाकर देख लीजिए दोस्तों। वार्मी कल्चर की खेती किसे कहा जाता है? अंगूर की खेती को, मुर्गी पालन को कहा जाता है, रेशम कीट पालन को कहा जाता है, केचुआ पालन को कहा जाता है? कमेंट करें जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। वार्मी कल्चर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स, वार्मी कल्चर किसे कहा जाता है? वार्मी कल्चर कहा जाता है दोस्तों केंचुआ पालन को। किसको कहा जाता है? केंचुआ पालन को दोस्तों। ऑप्शन डी जो भी बच्चे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अंगूर की खेती और मुर्गी पालन को क्या कहा जाता है। सभी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करेंगे कि सर अंगूर की खेती को ये कहा जाता है, मुर्गी पालन की खेती को ये कहा जाता है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जवाब दे सभी मित्र। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? जियामेज, केजनस केजन, ग्लाइसिन मैक्स या काफिया अरेबिका?
बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए इसका जवाब दोस्तों। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स दोस्तों। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स, यानी कि सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही टिक करें दोस्तों। जो भी ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक करें। और दोस्तों ये जियामेज, इनके साथ में इनके भी ऑप्शन देख लीजिए कि ये जियामेज किसका वैज्ञानिक नाम है। तो जियामेज नाम है मक्का का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। किसका है? मक्का। जो मक्का होती है ना, मक्के की रोटी वाली मक्का, उसका ये वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। और केजेनस केजन किसका नाम है दोस्तों? सभी मित्र ध्यान रखेंगे, केजेनस केजन अरहर, अरहर जो दाल होती है ना अरहर, उसका ये एक वैज्ञानिक नाम है। और ग्लाइसिन तो मैं आपको बता चुका हूं कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। इसी तरह से काफी अरेबिका भी इजी है, कॉफी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन इस प्रश्न में जो पूछा है ग्लाइसिन मैक्स, सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब दें मेरे सभी मित्र। किस प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है, मतलब किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? वो कौन सा व्यक्ति है इन चारों ऑप्शन में से जिसे मैसूर का बाग कहा जाता है दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बाजीराव आसफ जहा या फिर टीपू सुल्तान? क्या ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही रहेगा, कमेंट करके बताएं। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? मैसूर का बाग कहा जाता है टीपू सुल्तान को दोस्तों। क्या कहा जाता है? टीपू सुल्तान को दोस्तों कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने इनके ऊपर बाघ ने एकदम से हमला किया था, तो इसीलिए इसको मैसूर का बाग कहा जाता है। बाघ दोस्तों, यहाँ बाघ हो गया, बाघ है, बाघ है ना। हाँ, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए। वह प्रथम महिला कौन सी थी, मतलब विश्व में या भारत में, विश्व में वह कौन सी महिला थी जिसने 7 प्रमुख नगर तैर कर पार कर लिए थे दोस्तों? वो कौन सी महिला थी? वो विश्व की एकमात्र ऐसी महिला थी, कौन सी थी? मृदुला राजीव, प्रियशन बाग, बुला चौधरी या चांदनी? 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने बोल दिए, जल्दी से रिप्लाई करें। वो विश्व में एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने 7 प्रमुख नगर तैर कर पार किए हैं, तो वो थी बुला चौधरी। कौन सी थी दोस्तों? बुला चौधरी। कौन कौन ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं भाई? जो भी ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। ये वही बुला चौधरी जिसको दोस्तों अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बुला चौधरी को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों। एकमात्र विश्व में ऐसी महिला थी जिसने 7 प्रमुख नगर तैर कर पार किए दोस्तों। बहुत ही कठिन काम है जो इसने कर दिखाया दोस्तों। तो ऑप्शन सी प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में सबसे पहले यूरोपीय किला किसने बनवाया था दोस्तों? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, कमेंट करें। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज या डच? जल्दी से बताएं दोस्तों, हमारे भारत के अंदर सबसे पहले यूरोपीय किला किसने बनवाया था? भारत में सबसे पहले यूरोपीय किला बनवाया था पुर्तगाली ने दोस्तों। किसने करवाया था? पुर्तगाली में दोस्तों। और ये कब बनवाया, तो आप सन भी ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है। ये बनवाया गया था 1503 में दोस्तों। किसमें? 1503 में दोस्तों। ये पुर्तगाली किला दोस्तों अभी कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान ये कोची में स्थित है। और ये कोची कहाँ पर है? कोची है दोस्तों केरल में। कहाँ ये? केरल शहर में, केरल राज्य में दोस्तों। कोची शहर कहाँ पे है? केरल में दोस्तों। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगर आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। सितार और तबला, यानी कि सितार एवं तबले का आविष्कारक किसे कहा जाता है? मतलब आविष्कार वही जनक जनक ही होता है ना। सितार और तबले का जनक किसे कहा जाता है? इसमें सितार और तबले का आविष्कार किसे कहा जाता है? तो आप बताइए कि बैजू बावरा को कहा जाता है, अमीर खुसरो को, तानसेन को या स्वामी हरिदास को? किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएं दोस्तों, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है। सितार और तबले का आविष्कारक कहा जाता है दोस्तों अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को दोस्तों। जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन बी को टिक करें वो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन ये भी है।
इस प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र। निम्नलिखित में से किसे भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए। भारत के तोते के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तानसेन को, इब्न बतूता को, अमीर खुसरो को, जियासुद्दीन बर्नी को। कमेंट करें। भारत के तोते के रूप में जाना जाता है दोस्तों अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को, जिसको खुसरो कहा जाता है। ऑप्शन सी। जो भी ऑप्शन सी प्रश्न का टिक कर रहे हैं जवाब, वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जवाब दें दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन ये भी है। ओखला पक्षी, जी हाँ दोस्तों, ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, असम में, पश्चिम बंगाल में, या दिल्ली में, या नोएडा में? ये दिल्ली नोएडा है ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जल्दी से बताओ दोस्तों, क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए? ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों दिल्ली नोएडा में। दोस्तों कहाँ स्थित है? दिल्ली नोएडा में। कौन कौन ऑप्शन डी टिक करे भाई? ऑप्शन डी वाले सही रहेंगे, ए वाले गलत हो जाएंगे भाई, बी वाले भी गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं। जो भी ऑप्शन दिल्ली नोएडा टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। ये ओखला पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों आप ध्यान रखेंगे यमुना नदी पर स्थित है दोस्तों। कहां पर है? यमुना नदी में दोस्तों, यमुना नदी पर स्थित है दोस्तों। और ये भी ध्यान रखें दोस्तों, ये दिल्ली प्लस यूपी की सीमा पर स्थित है दोस्तों। दिल्ली और यूपी की सीमा पर यह स्थित है ओखला पक्षी अभ्यारण्य और यमुना नदी पर। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। यह भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हुआ था दोस्तों? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए। सिराजुद्दौला किस युद्ध के अंदर अंग्रेजों से हार गया था? वो कौन सा युद्ध था? प्लासी के युद्ध में हारा, या फिर बक्सर के युद्ध में हारा, क्या वो वांडीवास के युद्ध में हारा, या फिर इनमें से किसी भी युद्ध में नहीं हारा? कमेंट करें, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में दोस्तों, किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की से हार गया था दोस्तों। अब ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पहला प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, 23 जून को दोस्तों। कब? 23 जून 1757 में पहला युद्ध लड़ा गया था प्लासी का, जिसमें सिरोजादौला अंग्रेजों से हार गया था दोस्तों। यानी कि ऑप्शन ए को जो बच्चे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। बट दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन ये भी आप लोगों के लिए। ईरान का नेपोलियन दोस्तों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हुमायूं को, फिरोज शाह तुगलक को, नादिर शाह को, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है दोस्तों आपके समक्ष। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर आप लोग पेशेंस से पढ़ते हैं, कंटिन्यू मॉडल पेपर देखते हैं, तो आपके दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 85 प्लस कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। बस आपको लोग पेशेंस से पढ़ना है दोस्तों। जैसे आप लोग पता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों नादिर शाह को दोस्तों। किसको कहा जाता है? नादिर शाह को दोस्तों। जो भी ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि नादिर शाह को ही क्यों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? भाई नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने हमारे भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। क्या किया था? आक्रमण किया था, इसीलिए दोस्तों इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो सी प्रश्न वाले इस प्रश्न को सही टिक करेंगे। अब बढ़ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इजी सा प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। इस प्रश्न को सभी बच्चे क्रैक कर देंगे। आरबीसी, जी हाँ दोस्तों, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं का कब्रिस्तान, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मस्तिष्क को, प्लीहा को, हृदय को, या फिर यकृत को? कमेंट करें। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, इंग्लिश में बोले तो, हिंदी बोले तो लाल श्वेत, लाल कर्णिकाएं है ना, लाल कर्णिकाएं। मस्तिष्क को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, हृदय को कहा जाता है, यकृत को किसको कहा जाता है? इजी सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। ये कहा जाता है प्लीहा को दोस्तों। किसको? प्लीहा को। कौन कौन ऑप्शन बी टिक करें? प्लीहा यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिलन दोस्तों, स्पिलन बोलते हैं इंग्लिश में ना।
तो इसको क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो बहुत ही शानदार सा है। हाथी गुफा अभिलेख बहुत ही शानदार अभिलेख है दोस्तों। ये हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। विजय सेन के शासनकाल में किस शासक ने बनवाया था? विजय सेन ने, कलिंगराज खारवेल ने, पुलकेशिन दित्य ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? कमेंट करें, जल्दी से बताएं दोस्तों। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? यह अभिलेख बनवाया गया था दोस्तों कलिंगराज खारवेल के शासक ने। किस शासक ने बनवाया? कलिंगराज खारवेल शासक ने बनवाया। अब ये कहां पर है तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। ये है उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी पहाड़ियां दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये उदयगिरी पहाड़ियों के अंदर एक गुफा है, उसके अंदर ये शिलालेख बना हुआ दोस्तों। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये शिलालेख उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी की पहाड़ियों में एक गुफा में उपलब्ध है दोस्तों। और ये अभिलेख किस भाषा में है? बहुत ही बार पूछा जाता है। ये अभिलेख प्राकृत भाषा में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। किस भाषा में लिखा गया है? ये प्राकृत भाषा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कलिंगराज खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख बनवाया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बहुत ही शानदार सा ये भी प्रश्न है। जनजातियां खासी और गोरा पहाड़ियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? मतलब सॉरी, जनजातियां नहीं, मैंने गलत बोल दिया है। यहाँ पर जयंतियां हैं। जयंतियां, खासी और गारो पहाड़ियां। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों की तीनों पहाड़ियां मिलकर क्या निर्माण करती हैं, क्या बनाती हैं? मालवा का पठार बनाती हैं क्या? छोटा नागपुर का पठार बनाती हैं, या फिर शिलांग का पठार बनाती हैं, या मेवाड़ का पठार बनाती है? क्या बनाती हैं तीनों की तीनों पहाड़ियां मिलकर? जब भी दोस्तों ये तीनों पहाड़ियां मिलती हैं तो ये हमेशा शिलांग का पठार बनाएंगे दोस्तों। क्या बनाएंगी? शिलांग का पठार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। दादर और नगर हवेली, जी हाँ दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे सभी प्रश्न दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे फिर रिप्लाई करेंगे दोस्तों, है ना। दादर और नगर हवेली में एकमात्र नौगम्य नदी कौन सी है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसमें से पहला ऑप्शन आपके समक्ष दे रखा है दमन गंगा। दूसरा ऑप्शन कृष्णा। तीसरा नदी। चौथा चंबल। कौन सी एक नौगम्य नदी है जो दादर और नगर हवेली में एकमात्र है दोस्तों? जल्दी से बताएं। वो नदी है दोस्तों दमन गंगा। कौन सी है दोस्तों? दमन गंगा है दोस्तों। ये एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेलियों में से होकर बहती है दोस्तों। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जो जो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर गुजरती है। तो ए प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन ये भी आया आप लोगों के सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पाक जल संधि यानी पाकिस्तान जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? श्रीलंका देश, पाकिस्तान देश, इंडोनेशिया या बांग्लादेश? दोस्तों यह पाक जल संधि है, पाकिस्तान नहीं है। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया या बांग्लादेश? कमेंट करें। जिन स्टूडेंट को इसका जवाब पहले से ही आता है कमेंट करें। और अंत में मेरे जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर जा रहे हैं वो जरूर बताएंगे कि किस स्टूडेंट ने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों। जल्दी से जवाब दें इस प्रश्न का। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका देश से अलग करती है दोस्तों। ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब रहेगा दोस्तों। जो भी ऑप्शन बी को टिक करने की सोच रहे हैं गलत कर रहे हैं, सी को टिक करने की सोच रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, डी को सोच रहे थे वो बंदे भी गलत कर रहे हैं। जो भी बंदे ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं यानी श्रीलंका टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन ये भी है, करंट अफेयर से संबंधित है। सभी बच्चों को जवाब देना है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट जवाब देंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है।
इटली के अंदर, पहले तो पता चल गया इटली में हो रहा है, ठीक है। अंडर 20, जी हाँ दोस्तों, अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन के रूप में कौन उभरा है दोस्तों? बहुत ही शानदार है। ये कहां पर खेला गया? इटली के अंदर। तो कौन है वो दोस्तों? मैग्नस कार्लसन, विक्रमादित्य कुलकर्णी, विश्वनाथन आनंद या फिर रौनक साधवानी? कमेंट करें। इटली में अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के रूप में कौन उभरा है? मैग्नस कार्लसन, विक्रमादित्य कुलकर्णी, विश्वनाथन आनंद या फिर रौनक साधवानी? जल्दी से दोस्तों बताइए। ये है रौनक साधवानी दोस्तों। कौन कौन ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं भाई? जी हाँ दोस्तों, रौनक साधवानी दोस्तों इटली के अंदर अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के रूप में उभरे हैं दोस्तों। और ये इनका संबंध कहाँ पर हुआ? इनका जन्म नागपुर में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नागपुर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है और सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करेंगे कि सर जी 25 क्वेश्चन का नंबर का आंसर ये है। आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। यहीं पर मैं बता देता हूँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे 111, 115, 118 या फिर 121? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 111, 115, 118 या 121? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंकिंग है 111 दोस्तों। कितनी है? 111। ये कितने में? आप लोग ध्यान रखें कि 125 देशों में हमारा भारत 111वें रैंक पर है दोस्तों। 125 देशों में से हमारा भारत 111 स्थान पर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यानी कि जो भी बच्चे ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं, सी टिक कर रहे हैं, डी टिक कर रहे हैं, गलत टिक कर रहे हैं भाई। ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो अपने तैयारी की तरफ अग्रसर है बिल्कुल। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोग लगता है कि आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को करें लाइक और प्लीज आप लोग जरूर इस वीडियो को करें शेयर दोस्तों अपने सभी मित्रों में, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, जहां पर भी आप प्लेटफॉर्म है वहां पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हमारा मॉडल पेपर तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इस मॉडल पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट हो तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। आप लोग वहां पर कमेंट करें, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जरूर कमेंट करेंगे कि किस स्टूडेंट ने कितने प्रश्न सही किए दोस्तों। आपके दोस्तों रेस्पॉन्स करने से मुझे क्या मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। और वहां पर दोस्तों आपके लिए मैं क्विज भी लगा, तो आप वहां पर भी उनका रेस्पॉन्स किया करें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमने 3 मॉडल पेपर आज कंप्लीट कर लिए हैं। कल हमारा मॉडल पेपर चौथा है, परसों हमारा मॉडल पेपर चौथा है दोस्तों। आप लोगों को जुड़ना है 8 बजे डेली। टाइमिंग क्या है? 8 बजे डेली। सभी बच्चों को बता दे रहा हूँ, टाइमिंग हमारी 8 बजे की रहती है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी कर लेंगे सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। तब तक के लिए दोस्तों ध्यान रखना अपना। जय हिंद, जय भारत।